आज की प्रेजेंटेशन है इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव एकेडमिक सर्चिंग। ठीक है। अ, अच्छा, सर्चिंग या रिसर्च, ठीक है। इससे क्या मुराद है? सर्चिंग, आप किसी भी फैक्ट या नॉलेज को जब आप सर्च करते हैं, जैसे कि आपके स्कूल्स या कॉलेजेस में जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस बात का अंदाजा होगा कि रिसर्च क्या होती है। कि बेसिकली हमारे पास पहले बुक्स होती थी, ठीक है, और स्कॉलर्स होते थे। पहले के ज़माने में ये होता था कि लाइब्रेरीज में लोग जाते थे। जब लाइब्रेरीज भी नहीं थी उससे पहले, किसी भी इल्म के जो जो ऑथेंटिक जो उलमा होते थे, तो उनके पास जाते थे, उनसे पूछते थे, उनसे कंसल्ट करते थे। और फिर जो बुक्स होती थी उनके पास वो फिर लाइब्रेरीज की फॉर्म में आ गई। जब लाइब्रेरीज बनी फिर लोग लाइब्रेरीज में जाते थे, फिर उसको सर्च करते थे, फिर वो ऑर्गेनाइज होनी शुरू, तो सो एंड सो ऑन। अब इंटरनेट का टाइम है, आपके पास हर चीज इंफॉर्मेशन आपके क्लिक्स पे है। इसका फायदा है लेकिन इसका नुकसान भी है, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि जो एकेडमिक रिसर्च होती है या एकेडमिक सर्चिंग होती है, वो उसका बड़ा मसला हो जाता है। और ये मसला हुआ था एक ज़माने में। मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले दूंगा। कि आपने देखा होगा, जैसे भी कोई इंसान, कोई मशहूर शख्स या कोई भी, आप फैमिली में जब किसी का इंतकाल होता है तो कुछ अरसे तक हम उनके बारे में बातचीत करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके वाकयात, कि वो ये कहते थे, वो ये कहते थे, और वो इस तरह की बात करते थे। उनकी आदात और अतवार के बारे में बातें होती हैं। तो जितना वो शख्स मशहूर होता है, उतना ही वॉइस, अभी क्या वॉइस स्लो है? आप ठीक, अभी ठीक नहीं है? इज इट ओके? Sir, your voice is fine. अच्छा, ठीक है, वो मैंने मैसेज में देखा था। एनीवे, तो जितना एक इंसान मशहूर होता है और फेमस होता है, उतनी ही ज्यादा बातें भी मशहूर होती हैं, उतनी ज्यादा कोटेशन भी मशहूर होती है उनके बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, तो उसके बाद जाहिर है सहाबा तबलीग के लिए भी और इस्लाम फैलाने के लिए भी फिर हिजाज से निकल के फिर मुख्तलिफ दुनिया में फैल गए। और डिफरेंट जगहों पे जो है उन्होंने वो जो है वो तबलीग शुरू की। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वो प्रॉब्लम ये हुई कि जाहिरी बात है, फिर जब लोग उस शख्सियत के बारे में, और फिर जब शख्सियत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हो, तो फिर लोग कितनी ज्यादा बातें करें। उन्होंने ये कहा, मैंने उनसे ये सुना, मैंने ये सुना, करते करते एक एक नॉइज क्रिएट हो गई इंफॉर्मेशन में और हदीस की नॉलेज में। ठीक है। और ये बड़ा सीरियस इशू था। तो इसके लिए फिर जो मुहद्दिसीन थे, उन्होंने अस्मा और रिजाल का इल्म बनाया। और अस्मा और रिजाल का इल्म ये था कि ऑथेंटिसिटी क्या है किसी हदीस के बारे में। और हदीस की बहुत सी किताबों में से फिर जो सही किताबें दो हमारे पास हैं, वो है सही बुखारी और सही मुस्लिम। ठीक है। जिन और जो हदीस इन दोनों में मौजूद है उसको हम मुत्तफिकुल अलैहि भी कहते हैं। तो उन्होंने फिर एक क्राइटेरिया बनाया कि, और वो क्राइटेरिया मैं आपको भी दिखाऊंगा भी, कि वो क्राइटेरिया किस तरह से उन्होंने एक एक सिस्टम बनाया। ठीक है। और उस सिस्टम को कहा गया पीयर रिव्यूड सिस्टम भी। और फिका में भी फिर यही था। जैसे आपने देखा कि हजरत इमाम अबू हनीफा जो थे, तो उनके दौर में, चूंकि वो शुरू के दौर में थे, तो उनके दौर में इतनी ज्यादा हदीसें नहीं कंपाइल हुई थी अभी प्रॉपरली। तो उन्होंने उस नॉइस को अवॉइड करते हुए फिर अपनी जो फिका बनाई। फिर उसके बाद इमाम अबू यूसुफ ने उनसे इख्तिलाफ किया, फिर बाकी इमाम, जैसे जैसे हदीस और नॉलेज आता गया। ये नॉलेज कैसे आया? रिसर्च की वजह से, एकेडमिक रिसर्च की वजह से। तो ये जो एकेडमिक रिसर्च है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास सबसे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसमें आ, जिसमें कोई शक नहीं और जिस पे ईमान है, वो है कुरान। ठीक है ना। कुरान के अलावा बाकी किताबों पर भी ईमान है, लेकिन चूंकि उसमें तहरीफ हो,
तब्दीली हो चुकी है। इस वजह से हम कुरान को एज ऑथेंटिक सोर्स लेंगे, उसके अलावा हर सोर्स को हम रिसर्च करेंगे, हम देखेंगे कि क्या ये वाकई बात सही है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने अपने जहन में रखते हुए अब आगे चलना है मेरे साथ, ठीक है। तो तो इंपॉर्टेंस क्या है जी ऑफ इफेक्टिव एकेडमिक सर्चिंग या रिसर्च? डेप्थ ऑफ रिसर्च, आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज चाहिए किसी भी चीज की। और मैं पहली भी पिछली प्रेजेंटेशन जब थी आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, उसमें मैंने कहा था कि आपने जो है सोर्सेस को, जो आप जिस जिस जरिए से आप वो नॉलेज ले रहे हैं ना, वो इल्म जिस जरिए से आप देख रहे हैं, वो सोर्सेस ज्यादा होनी चाहिए, उसमें एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन जो आपका टॉपिक है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जो पहले से लोगों ने काम किया हुआ है, रिसर्च, इसी वजह से इसको रिसर्च भी कहते हैं, कि जो पहले से लोगों ने किसी किसी टॉपिक के ऊपर काम किया है, आप उसी को लेके आगे बढ़ें। क्योंकि अंग्रेजी में एक मुहावरा कहा जाता है, री इन्वेंटिंग द व्हील। पहिया इजाद हो चुका है, अब उस पहिए से आप गाड़ी बनाए, जो मर्जी बनाए, आप पहिया दोबारा नहीं बना सकते क्योंकि वो एक दफा बन गया है। तो बेहतर यही होता है कि दोबारा शुरू से जाने, जो पहले से नॉलेज है उसके ऊपर आप रिसर्च करें और उसको लेके आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हदीस है सही बुखारी की, ठीक है। ये एक तरीका भी है लिखने का, ठीक है, कि आपने आ, ये उसकी सोर्स भी बताई, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मुझ पर झूठ बांधता है वो दोजख में दाखिल हो। और इससे रिलेटेड कई ऐसी अहादीस हैं। तो लिहाजा बहुत ज्यादा इस्लामिक नॉलेज के बारे में जब आप अपने प्रेजेंटेशंस में शेयर करते हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है कि ये जो नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं, क्या इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर आपके तवज्जुद से कोई नॉलेज आगे बढ़ेगा और वो उसमें गलती होगी, उसमें कोई झूठ का एलिमेंट होगा, वो झूठ आपने नहीं बोला होगा, किसी और ने बोला होगा, लेकिन अगर आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और आप उसके पार्ट बन सकते हैं और बनेंगे, ठीक है। तो आपने देखना है कि सही हो, ऑथेंटिक हो, खुद सर्च करना है। अच्छा जी। अच्छा, व्हाट इज एकेडमिक सर्चिंग? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग स्कॉलरली मटेरियल्स टू अ स्पेसिफिक टॉपिक और एरिया ऑफ स्टडी। मैं साथ साथ उर्दू में भी आपको समझाता जाऊंगा कि सोर्सिंग का मतलब किसी भी टॉपिक को आपने मुख्तलिफ उसके ऊपर आरा देखनी कि लोगों की क्या आरा है, ठीक है ना। अभी मैं लोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो लोग कौन लोग होंगे, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के मुताबिक, ठीक है। फिर उसके बाद एक गाइडेड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। गाइडेड एक्सप्लोरेशन का मतलब यह है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं कि जी यहां से आपने इस्लामाबाद से आपने कराची तक जाना है, ठीक है। अब आपकी गाइडेड एक्सप्लोरेशन क्या होती है कि आपने वो सड़क लेनी, जैसे इंडस हाईवे लेनी है या जो स्पेसिफिक सड़क वहां तक पहुंचती है, उसके जरिए आपने जाना है। अगर आप बीच बीच की गलियों रास्तों से जाएंगे तो आप गुम हो जाएंगे इधर उधर और शायद आप अपने गोल पे भी नहीं पहुंच सके। तो एक गाइडेड होना चाहिए कि आपने नेविगेशन जिस तरह होती है ना, जैसे जब जीपीएस वगैरह के थ्रू नेविगेट करते हैं या रास्ता मालूम करते हैं, कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन में से अपने मतलब की इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढनी है, ताकि उसके जरिए आप जल्द अज जल्द अपने जो गोल है आपका, जो आपने नॉलेज अचीव करना है जिस टॉपिक के ऊपर, उस तक आप पहुंच सकें, ठीक है। तो गाइडेड एक्सप्लोरेशन जरूरी है। फिर रिलायबल हो वो सोर्स, पीयर रिव्यूड। पीयर कौन होता है? पीयर होता है आपके कोलीग, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हैं तो बाकी डॉक्टर्स आपके पीयर्स हैं। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपके बाकी ऑफिस वाले आपके कोलीग्स हैं, लेकिन पीयर्स होते हैं जो आपके हम असर होते हैं या आपके बराबर होते हैं, ठीक है। लाइक डॉक्टर्स के डॉक्टर्स, इंजीनियर के इंजीनियर, वकला के वकला, इसी तरह पैरा लीगल पैर, तो हर एक के अपने पीयर्स जो आपके हम असर होते हैं, आपके साथ मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके। क्यों जरूरत है एकेडमिक सर्चिंग की? सबसे पहले तो आपने सर्च और क्रेडिबिलिटी आपने बिल्ड करनी है, क्रेडिबिलिटी, क्योंकि हमारे आईएमएस में यही मकसद है ना, कि जब आप बात करें अपने क्लस्टर्स में तो एक क्रेडिबल
क्रेडिबल मतलब ये कि आपके पास एक तहकीक शुदा और एक मुहक्किक दलील हो, दलाइल से आप किसी चीज से इस्तेदलाल कर रहे हैं। आप ऐसी अपनी तरफ से नहीं बोल रहे कि जी आप पढ़ लें जाके जो पढ़ना है और आप ये कर लें या आप वो कर लें। नहीं, आपने अगले को समझाना है दलील के साथ, ठीक है, मुदल्लल तरीके से आप समझाएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, लोग आपको सीरियस लेंगे, ठीक है, वो ट्रस्ट आपने बिल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। होलिस्टिक का क्या मतलब है? होलिस्टिक एक ऐसा नजरिया है कि जो जिस जिसकी जो कहा जिस इस नजरिए, इस फिलॉसफी में ये कहा जाता है, ये वो फलसफा है जिसमें कहता है कि बाज औकात जो कुल होता है किसी चीज का कुल, वो अपने अज्जा के मजमुए से बढ़कर होता है, ठीक है। इसे तामीयत भी कहते हैं। अब मुझे उर्दू भी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी मर्ज की जो है वो, जब एक डॉक्टर किसी मर्ज का इलाज करता है, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो वो आपको पैरास्टामोल लिख देता है। अब ये डॉक्टर क्या अच्छा डॉक्टर है? नहीं। वो डॉक्टर आप वजह ढूंढेगा कि इस दर्द की वजह क्या है, लिहाजा वो आपसे मुख्तलिफ सवाल करेगा। आप खाते क्या हैं, आप पीते क्या हैं, आप किस माहौल में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द स्ट्रेस तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो, वो कुल्लियत एक होलिस्टिक अप्रोच के जरिए वो उस एक जो एक अलामत है ना, उसका इलाज करेगा कि सर का दर्द है क्यों, क्या कहीं इसको कोई ब्रेन ब्लीड या इस किस्म की चीज तो नहीं हो रही। तो इस वजह से होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ठीक है, ताकि उसमें डिफरेंट, अब रिसर्च में क्या है, रिसर्च में यह कि मुख्तलिफ लोगों ने किसी भी एक टॉपिक को मुख्तलिफ एंगल से जो है वो लिखा हुआ होता है, तो आप हर एक का एंगल देखते हैं, ठीक है। और हर एक का एंगल देखने के बाद फिर आप उसको एक जगह रख के और फिर आप कहते हैं कि जी मेरा ये ख्याल है। और वो मैं आपको बताऊंगा जब हम करेंगे सेशन कि किस तरह से एक एकेडमिक पेपर लिखा जाता है। अभी मैं आपको एकेडमिक रिसर्च के बारे में बता रहा हूं कि होती क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने अपडेट रहना है कि करंट नॉलेज क्या चल रही है। बाज नॉलेज पुरानी हो जाती है, ठीक है, उसकी भी मैं आपको एग्जांपल आगे समझा दूंगा। अच्छा, तो स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आपने अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। आपका टॉपिक क्या है, बेसिकली आप किस चीज के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं बार बार इस बात में एम्फेसाइज नहीं कर सकता कि जितना बड़ा टॉपिक होगा ना, उतना आप मुश्किल में फंसेंगे, ठीक है। ये इसलिए आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि मेरा ये टॉपिक है, छोटा से छोटा। अभी हम इंशाल्लाह आगे रोड मैप या जो टास्क 7 जो है उसके बारे में कहेंगे, तो उसमें अगर आप पूरे रोड मैप को लेंगे तो वो उसमें पूरी सीरा भी आ जाएगी, और सीरा तो बेसिकली कुरान की इंटरप्रिटेशन, इट्स अ बिग टॉपिक, आप उसको नहीं 10 मिनट में कवर कर सकते। और हमने टाइम भी इसलिए रखा हुआ है कि आप टॉपिक स्पेसिफिक रखें, आप टॉपिक आप 10 मिनट में आप खत्म करें, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्चुअल ब्रेकडाउन। कॉन्सेप्चुअल ब्रेकडाउन ये है कि आपने टॉपिक को छोटे छोटे कीवर्ड्स में तकसीम कर लें, ठीक है। और मैं इसकी एग्जांपल जब आपको दूंगा आपको बात वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद द थिसॉरस अप्रोच। थिसॉरस अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपने सिनोनिम्स आइडेंटिफाई करना है। सिनोनिम्स का मतलब है मुतरादिफ अल्फाज। किसी एक लफ्ज को मुख्तलिफ अल्फाज में अगर लिखा जाता है तो आपने देखना है कि उस हर हर लफ्ज का क्या मतलब है। ये कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो आपको आगे इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे, मुतरादिफ अल्फाज भी, ठीक है। और अरबों में, खुसूसन अरबी जबान में, तो ये एक खुसूसियत थी कि वो एक एक चीज के जो है वो सैकड़ों हजारों नाम रख देते थे। तलवार के कितने नाम हैं, शेर के कितने नाम हैं, हर चीज के वो नाम। तो फिर अरबी समझने के लिए या कुरान और हदीस को समझने के लिए तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि इस एक अल्फाज के मुतरादिफात कितने हैं, ठीक है। उसके बाद थिसॉरस अप्रोच के शार्पनिंग फोकस। फिर आपने अपना फोकस उसकी तरफ करना है कि जिस जिस जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो क्वेश्चन आपने सोचना है। और एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन हमेशा अच्छे रिसर्च पेपर या अच्छे रिसर्च प्रेजेंटेशन को वजूद देता है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो होना चाहिए, और क्वेश्चन होना चाहिए
एक टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन बड़ा, इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा गैप है। मैंने 5 लोगों को सुन लिया, 10 लोगों को सुन लिया, 20 लोगों को सुन लिया, उन्होंने इस पे ये एक बात की है, लेकिन इसकी असल वजह मेरे ख्याल में ये हो सकती है बिकॉज मेरे पास ये दलील मौजूद है। ठीक है। और आपने जब जिन्होंने भी साहिल अदीम से इंट्रोडक्शन जिनकी हुई है, वो इसी जब जब साइंस को उन्होंने एक नए पर्सपेक्टिव में पेश किया, जबकि तमाम लोग, जैसे याजूज माजूज के बारे में जब उन्होंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि उस दुनिया के ऊपर आप उसको साबित नहीं कर सकते, हालांकि बहुत से लोगों ने, तो वो अब इसको कहते हैं कि बहुत से लोगों की आरा को देख के फिर अपनी एक राय कायम करना किसी खास दलील की बेस पे। ओके। उसके बाद राइट डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस हमारे पास ये जो मैंने लिखी हुई है, ये तो आप सिर्फ आपको के देखने के लिए है, इसको बाद में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप ये देख लें, गूगल स्कॉलर है, एकेडमिक सर्च प्रीमियर, जेस्ट, और ये नाम आपको अभी बहुत से लोगों को नहीं पता होंगे। लेकिन ये डेटाबेस, डेटाबेस ये होता है कि इंटरनेट के ऊपर जो लोगों ने काम किया है, उन्होंने एक जगह पे सारे रिसर्च पेपर्स जो है वो जमा कर दिए। जैसे आप मेडिकल रिसर्च के लिए हम जब करते हैं ज्यादा तो हम पबमेड यूज करते हैं, और पबमेड जो है वो मेडिसिन के लिए यूज होता है। ठीक है। फिर लाइब्रेरीज हैं, अगर आप स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का एक्सेस आपको है, तो लाइब्रेरियंस आपको हेल्प कर देते हैं। लाइब्रेरियंस लाइब्रेरी साइंसेज में उनको सिखाया जाता है रिसर्च, वो आपको हेल्प कर सकते हैं किसी खास चीज को, किसी खास टॉपिक को ढूंढना। तो ये सिर्फ आप बस देख लें, आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं। सिर्फ गूगल सर्च से नहीं काम चलता, विकिपीडिया से और इन चीजों से काम नहीं चलता। एकेडमिक में आपको डेटाबेस इस्तेमाल करना पड़ता है, और डेटाबेस होता है, कलेक्शन होती है, मजमुआ होता है तमाम जितनी रिसर्च हो चुकी है किसी भी चीज पे। ठीक है। तो वो टॉपिक के हिसाब से उन्होंने बनाए हुए हैं। इसको भी फिलहाल छोड़ दें, मैंने रेड इसको किया हुआ है कि ये डेटाबेस सर्चिंग करते कैसे हैं, ये इंशाल्लाह ये आपको अगले सेशन में बताएंगे कि डेटाबेस किस तरह सर्च करना है। अच्छा, फिर आपने सोर्स को एवेल्युएट करना है कि आप जिस सोर्स से ले रहे हैं वो सोर्स ठीक है कि नहीं। यानी पहले आप डेटाबेस में गए, डेटाबेस के बाद अब आपने देखना है कि जो आर्टिकल में देख रहा हूं उसकी सोर्स क्या है। सोर्स में क्या होता है कि अच्छा, इससे पहले मैंने आपको जो डेटाबेस बताया, डेटाबेस की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, वो आपको मैं भी एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि क्या लिमिटेशन होती है और क्यों मुख्तलिफ डेटाबेसेस देखने होते हैं, क्योंकि एक डेटाबेस से भी काम नहीं चलता, बाज़ औक़ात आपको एक से ज्यादा देखने पड़ते हैं। अच्छा, पीयर रिव्यू प्रोसेस आपको मैंने बताया। पीयर रिव्यू प्रोसेस, पीयर क्या होता है? पीयर आपका हम असर होता है। पीयर रिव्यू क्या होता है? पीयर रिव्यू ये होता है कि किसी भी एक टॉपिक को, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक मैं आपको देता हूं, जैसे कैंसर का टॉपिक है। अब कैंसर का बहुत बड़ा टॉपिक है, कैंसर में फिर आ जाते हैं जी ब्रेन ट्यूमर में आ जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर में फिर एक खास टिश्यू का ट्यूमर है। अब उसके ऊपर जितने लोगों ने पेपर्स लिखे हुए हैं, वो पेपर्स, वो तमाम देखना, उसको पीयर रिव्यू कहते हैं। एकेडमिक जो एक स्कॉलर या एक रिसर्चर होता है ना, वो दूसरे का पेपर पढ़ता है और फिर उस पर कमेंट करता है, उसको रिव्यू करता है कि हाँ इसमें ये गलतियां हो सकती, इसमें ये लिमिटेशन है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये इस पेपर का जो है वो स्ट्रेंथ और लिमिटेशन कैसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि हमने एक रिसर्च क्वेश्चन हम कहते हैं कि जी हमने देखना है कि लोगों के अंदर खून की कमी के असबाब क्या हैं, और दुनिया में लोगों में खून की कमी के असबाब क्या हैं। लेकिन हम पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एक सेक्टर से 20 बंदे उठाकर और उनको उनका खून टेस्ट करते हैं और हम उसके ऊपर एक पेपर लिखते हैं। अब उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, क्योंकि हम उसको पूरी दुनिया पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन अगर वही सेम रिसर्च पाकिस्तान में भी हुई, अमेरिका में भी हुई, चाइना में भी हुई, अफ्रीका में भी हुई, मुख्तलिफ जगहों पे हुई, और बहुत बड़ा सैंपल है लोगों का, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। तो आपने देखना होता है कि कितने लोगों ने इस पे कमेंट किया है, कितने लोग, और ये अभी आपको मिसाल से पता लग जाएगा। ठीक है।
उसके बाद फिर एज और रेलेवेंस। एज क्या है? एज का मतलब ये कि कब पब्लिश हुआ था, पुरानी रिसर्च है, नई रिसर्च है, हो सकता है नई तब्दील हो गई हो, उसके अंदर कोई ऐसा कोई नई चीज आ गई हो। जैसे मैंने भी बताया, हजरत इमाम अबू हनीफा के दौर में हदीसें कब थी, उन्होंने खुद फरमाया कि मेरे हुक्म के खिलाफ अगर तुम्हें कोई हदीस मिल जाए तो मेरा हुक्म दीवार पे दे मारना और हदीस को ले लेना, सही हदीस को। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे हुआ तो वो एज कितनी है उसकी, वो नया है या पुराना है। अब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है पुराना अच्छा है, लेकिन रिसर्च में ये नया सबसे अच्छा होता है कि नई रिसर्च। फिर रेलेवेंस, आपके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है वो पेपर, या जो भी रिसर्च आप देख रहे हैं या जो भी किताब आप देख रहे हैं, ठीक है। आपने तफसीर का टॉपिक करना है तो आप उसके लिए तफसीर देखेंगे, आपने हदीस का टॉपिक करना है तो आपने उसके लिए सीरा की बुक देखनी है, ठीक है। ऑथरशिप एनालिसिस, ऑथरशिप एनालिसिस का मतलब है कि जिसने भी ये लिखा है वो कौन है, ठीक है। अब वो कौन है, अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप देखेंगे, जैसे अगेन मैं साहिल को कोट करूंगा, जब साहिल ने कहा था कि आप इंडो पाक की सीरा भी पढ़ें जो यहाँ के ऑथर ने लिखी है, आप अरबों की भी पढ़ें जो अरबों ने लिखी है, और इसके अलावा अंग्रेजों ने भी लिखी हैं सीरा पे किताबें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन्होंने भी लिखी हैं। आप उसको भी एक दफा देखें तो आपको समझ आएगा कि पूरी दुनिया में व्यू क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपने एनालाइज करें ऑथर है कौन, मशहूर है भी कि नहीं, उसका क्या क्रेडेट, पहले तो उसके क्रेडेंशियल्स क्या है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर पढ़ा लिखा है तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी से है, उसकी एफिलिएशन का मतलब ये कि उसकी जो निस्बत है वो किस किस इदारे के साथ है। हमारे यहाँ पर हम निस्बत देखते हैं मुख्तलिफ जो है वो जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो मुख्तलिफ फिक्र हैं उसके उसमें किसके साथ उसका उसकी एफिलिएशन है। कोई बायस तो नहीं है, बायस आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बायस बड़ी खतरनाक चीज होती है एकेडमिक्स में, क्योंकि अगर बायस होता है तो उससे आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि ये शख्स इस तरफ जो है वो टिल्ट करेगा, तो वो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आपने फिर क्या करना होता है, बायस को रिमूव करें, आपने इस फिका को भी पढ़ा और उस फिका का जो है वो मौक़िफ़ भी पढ़ा, तो आपको अंदाजा हुआ कि दोनों तरफ क्या चल रहा है, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, ये साइन आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, आप में से कोई जानता है ये क्या है, व्हाट इज लैम्डा? एनीवन, कोई भी जो है सर यूज़ होता है ऐसे आपके पास कौन साइंस के अंदर जिस तरह फिजिक्स या मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए एज ए कांस्टेंट लेटर के तौर पे यूज़ करते हैं इसे। बिल्कुल हाँ, ये एक कांस्टेंट यूज होता है, ठीक है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी हुई है, फिजिक्स या मैथ्स पढ़ी, उनको पता होगा लैम्डा क्या होता है, ठीक है। वो एक कांस्टेंट के तौर पे यूज होता है, ठीक है। कांस्टेंट के डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, उसमें और टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये आइंस्टाइन ने भी यूज किया था। मैं बायस की सिर्फ सिर्फ बायस की आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि साइंस की दुनिया में आइंस्टाइन का बहुत बड़ा नाम है। आइंस्टाइन क्या समझता था, और आइंस्टाइन के साथ और भी साइंटिस्ट थे, वो ये समझते थे कि कायनात जो है ये बिल्कुल साकिन है एक जगह पे, ठीक है, ये ठहरी हुई है। ये सब जो है जितने भी सैयारे सितारे हैं ये बस ठहरे हुए हैं, और जितने भी सितारे हैं उनके गिर्द सैयारे घूम रहे हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सूरज के गिर्द जो है वो दुनिया घूम रही है, बाकी जो है वो अजराम फल्की उसके गिर्द घूमते हैं। इसी तरह ऐसे ही सोलर सिस्टम है बस पूरी कायनात में। और लेकिन बाद में क्या हुआ, अच्छा, लेकिन आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन लिखी थी ना, जो उसने वो फार्मूला लिखा था, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने ये एक कांस्टेंट डाल दिया, लैम्डा डाल दिया, ताकि उसकी अपनी बात जिस पे वो बिलीव करता है, जिस पे वो यकीन रखता है कि कायनात पहले से मौजूद है, अजल से मौजूद है और साकिन है, वो प्रूव हो जाए। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसने ये लैम्डा का साइन लगा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1920 के करीब जो है वो, जब एडविन हबल ने जब मुशाहिदा किया तो उसने देखा कि यार ये जो गैलेक्सी जितने हम देख रहे हैं ये तो हमसे दूर जा रही हैं, ठीक है। उसने एक तरीके से वो लाइट को देख के और फिर वो टेलीस्कोप वगैरह के जरिए, तो हमसे दूर, इसका मतलब है कायनात तो फैल रही है, ये तो साकिन नहीं है एक जगह पे। तो यहां पे फिर अंदाजा, ये बायस था उस टाइम के मुताबिक आइंस्टाइन का, कि वो क्वांटम फिजिक्स और इन चीजों को पे बिलीव नहीं करता था, बिकॉज उसका पूरा जो इतना पुराना काम था
उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ सकता था, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जिनका साइंस के साथ दिलचस्पी है उनको यही पता होगा कि बिग बैंग थ्योरी कितनी मशहूर थ्योरी है। हमारे उलमा जो है वो कुरान की आयतों के उसमें बिग बैंग थ्योरी को यूज करते हैं, लेकिन बिग बैंग थ्योरी अब जो नई टेलीस्कोप आई है जेम्स वेब, उसने जब देखा तो उसने देखा ये बिग बैंग थ्योरी तो ठीक नहीं है, क्योंकि कायनात में उनको ऐसे मुशाहिदात नजर आए कि उन्होंने कहा ये बिग बैंग थ्योरी तो अब हमें क्वेश्चन में नजर आ रही है। तो ये मैं बायस को आपको बता रहा हूं कि बायस इस वजह से हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी। फिर साइटेशंस टू योर साइटेशंस क्या होती हैं? साइटेशंस ये होती है कि आपने किसी भी काम को, अगर किसी के काम आप अगर आप किसी के काम जो है वो आपने एक किताब में पढ़ा कि जी फलां ऑथर ने या फलां मुसन्निफ ने अपनी किताब में ये लिखा है, ठीक है, वो कहता है कि ये बात ऐसे ऐसे है, तो फिर आपको एक एकेडमिक और एक इल्मी तौर पे आपको नीचे उसका रेफरेंस देना होता है, आपने साइट करना होता है, मींस आपने क्रेडिट देना होता है, ये बात आपकी अपनी नहीं है, ये किसी और की है, ठीक है, ये किसी और की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्रेडिट देना होता है, आपने साइट करना होता है उसके, चाहे वो आपने रिसर्च पेपर से लिया है, बुक से लिया है, कहीं से भी लिया है, तो आपने नीचे लिखा था ये वहां से मैं लिख रहा हूं, तो वो साइटेशन, उसको साइट करने का मतलब ये कि वो लिख देते हैं आप। उसकी भी मैं आपको भी एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। तो जब आप कभी भी कोई पेपर देखते हैं ना, तो उसके नीचे जो साइटेशन एक होती है, तो जैसे ये लफ्ज है ना बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। बिब्लियोग्राफी होती है कि हर पेपर के एंड के ऊपर जो उसने जितने भी रेफरेंस यूज किए होते हैं, जितने पेपर्स का को पढ़ा होता है और उस पेपर से उसने जो 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 कुछ निकाला होता है, तो वो उसको नीचे लिख देता है, उसकी एक लिस्ट बना देता है, उसको बिब्लियोग्राफी कहती है। तो वहां से भी आपको सोर्सेज मिलते हैं। जब आप एक पेपर आपको मिल जाए तो आप उसके नीचे और पेपर्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ से, तो उसमें भी आपको अपने मतलब के पेपर मिलते हैं, तो उसको आप अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें एक पेपर है, ठीक है, अभी एंटी कैंसर, एंटी प्लेटलेट, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ कैमल यूरिन, ठीक है। कैमल यूरिन पे बड़ा क्वेश्चन आता है ना एटीएस का, तो उसकी मेडिसिनल या उसकी जो दवाई के तौर पे जो उसकी उसके फायदे, उसके ऊपर ये एक ही पेपर मैंने किया है, इससे बहुत सारे पेपर्स हैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए। अब ये देखें, ये शख्स ने जो भी लिखा है, ये उसने यहाँ पे ये रेफरेंसेस दिए हैं, यहाँ ये इसने सारे इन पेपर्स से लिया है, ये रेफरेंसेस बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लिया है पहले 10 का, ठीक है। तो ये सारे रेफरेंसेस उसने वो किए हैं। ये देखें कीवर्ड्स, यहाँ पे नीचे आपको कीवर्ड्स नजर आएंगे, ये कीवर्ड्स होते हैं। जैसे उसने कैमल यूरिन पे रिसर्च करनी थी, तो कैमल यूरिन के से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स थे वो उसने सारे लिखे, एनिमल यूरिन, एंटी कैंसर, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, कैमलस, ये सारे उसने लिखे, यूरोथेरेपी, ताकि उससे रिलेटेड उसको सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड, अच्छा ये साइटेशन कैसे लिखते हैं, अब उसके लिए टूल्स आ गए, एंड नोट वगैरह, ये भी हम बाद में करेंगे, इसलिए मैंने इसको रेड किया हुआ है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ऐसे टूल्स हैं कि जिसके अंदर आप पेपर का सिर्फ नाम लिखेंगे, वो आपको खुद ही साइटेशन लिख के बता देगा कि इसको इस तरह से लिखना है, इस तरह से साइटेशन लिखनी है आपने एंड में। जैसे मैं पीछे जाऊं ना, ये एक तरीका है बाकायदा, ठीक है, ये तरीका, नाम इस तरह लिखना है, उसके बाद उसका टॉपिक लिखना है, उसके बाद जिस जर्नल में वो पब्लिश हुआ है, किस ईयर में पब्लिश हुआ है, ठीक है, उसका लिंक क्या है, ये सारा आपने बिल्कुल एक तरतीब से लिखना होता है। इस तरतीब को आप आगे पीछे नहीं कर सकते जब आपने किसी पेपर को लिख के पब्लिश कराना होता है, ये पूरी तरतीब होती है, क्योंकि ये तरतीब आप इस तरह कह लें कि इस पे साइंटिस्ट का अजमा होता है कि इसके जरिए से हमें समझ आएगी तरतीब, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह लिखना होता है। तो पहले ये होता था कि सारा अपने हाथ से टाइप करते थे प्रॉपरली, ठीक है। अब उसके लिए इस किस्म के सॉफ्टवेयर आ गए कि आप उसमें वो खुद ही आपको ठीक करके और लिख के दे देता है, ठीक है। फिर आर्टिकल्स आपने थीम और टॉपिक के मुताबिक, इसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। जब भी आप किसी टॉपिक को सर्च करते हैं, उसका आपको जो जो आर्टिकल मिलता जाता है, उसको एक ग्रुप के तौर पे आप उसको लिखते, उसको सेव करते जाएं, सेव करते जाएं, ठीक है। वो तरीका रिसर्च पेपर लिखने का इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह लिखा जाता है। अच्छा जी।
फिर नई पब्लिकेशन के लिए अलर्ट्स आप सेट कर सकते हैं, ये गूगल स्कॉलर वगैरह में वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरह जब आपके टॉपिक से के मुताबिक कोई नई रिसर्च आएगी वो आपको बताएगा। एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करें, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स अगर आपको मिलते हैं यूनिवर्सिटीज में आपको मिल जाएंगे। और ये जो एकेडमिक ये प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं ना, इनको बड़ा शौक होता है पढ़ाने का। आप जब उनके पास जाते हैं ना एज ए स्टूडेंट या एज ए नॉन स्टूडेंट भी, तो इसमें से अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शौक होता है पढ़ाने का, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑथर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर वेबिनार होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। आप और यही बात आप आईएमएस के बारे में भी की थी साहिल ने, कि हम अरेंज करेंगे वर्कशॉप्स। एक दफा जब आपको ये चीज करनी आ जाएगी फिर हम करेंगे, जिसमें आप में से जो भी इंटरेस्टेड होगा इंशाल्लाह तो उस हिसाब से हम वर्कशॉप्स कराएंगे। ठीक है, अवॉइड क्या करना है आपने? ठीक है, एक डेटाबेस पे आपने जो है ना रिलाई नहीं करना, एक ही सोर्स को पकड़ के नहीं बैठना। ठीक है, और अगर आप रिलायबिलिटी नहीं उसको इवेल्युएट नहीं करेंगे, आप जो उसकी उसकी जो है ना कि वो मुस्तनद है या नहीं है, इसकी तहकीक आप नहीं करेंगे तो आप गलत चीज आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और आपने भूलना नहीं है ट्रैक एंड साइट सोर्सेस। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह जब टास्क 7 की प्रेजेंटेशन शुरू होंगी तो हम आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने उसमें जो भी लिखना है और जो भी आपने वहां पे प्रेजेंट करना है, हर स्लाइड पे उसकी उसकी सोर्स होनी चाहिए, साइटेशन होनी चाहिए, या एंड में फिर एक जो जिससे जैसे बिब्लियोग्राफी है ना, वो होनी चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ से जो आप बता रहे हैं वो आपने कहाँ से लिया है और ये किसने कहा है, कहाँ पे कहा है। ठीक है, ये आपने जो है अपनी प्रेजेंटेशन का लाजमी हिस्सा बनाना है, क्योंकि फिर उसके बाद हम प्रेजेंटेशन को उस हिसाब से चेक करेंगे कि अगर तो आपने साइटेशन और ये सब कुछ लिखा हुआ है, साइट किया हुआ है या नहीं। अगर सिर्फ रैंडमली प्रेजेंटेशन बनी हुई, अभी तक हमने अलाउ किया था कि आप जिस तरह भी बनाते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन अब हम आपको इस तरफ लेकर आएंगे कि आप प्रॉपर और ऑथेंटिक जो है वो सोर्स, रिलायबल सोर्स, आप जो है रिलायबल नॉलेज फॉरवर्ड कर सकें। ठीक है, ये अब एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखें, अब यहां पे ये मत समझे कि मैं इस बुक को गलत कह रहा हूं, मैं बुक को बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये छोटी किताब है, कंसाइज किताब है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से चंद सौ सफात पे है, मोहम्मद अरबी, राइट। और ये अक्सर हम एक सीरा के सेशन में हमने स्टार्ट भी की थी। अब इसमें क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, ये पूरा आप बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, बुक भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, कोई मसला नहीं, मेरे पास पड़ी हुई है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि पहला टॉपिक था कि अरब में शिर्क कैसे फैला। ठीक है, बुत परस्ती कैसे स्टार्ट हुई। अब इन्होंने यहाँ पे, मैं आपको बस एक खुलासे में बता देता हूं कि कुछ पत्थरों में उन्हें गुमान होता था सितारों से टूटे हुए, वो इनको मुतबरक समझते थे। फिर इसकी अजमत का तस्वर बढ़ा, क्योंकि बेसिकली हिजाज के अंदर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है उनकी औलाद जो है वो आगे चली थी और वो वहां पे थे। तो उनमें बाद में ये चीजें आई कि वो उन पत्थरों को मुकद्दस समझते थे। अगर उस पत्थर की निस्बत किसी चीज से होती थी तो वो उनके लिए महबूब और मुतबरक बन जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है अब अगर वो मक्का से बाहर जाते रोजगार के लिए, कारोबार के लिए, तो वहां का एक पत्थर भी साथ ले लेते। उनका ख्याल था कि इससे सफर में बरकत होगी, मकसद में कामयाबी होगी। ये सब चीजें लिखे हैं पे। काबे के पास पास के पत्थर लोग यहाँ जब आते थे यहाँ से उठा के ले जाते थे। तो और हजर असवद को एग्जाम्पल बनाते थे। तो ये सारी बातें इस पे लिखी हुई थी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे लिखा है मक्के में जो पहले जो बुद्ध दाखिल हुआ और सैने कहा वो हुबल था, इसको लाने वाला शख्स उमर बिन लुहाई था। ये कहीं सफर कर रहा था, रास्ते में एक मकाम से गुजरा, देखा लोग मूर्तियां पूज रहे हैं, इसको मंजर भला मालूम हुआ, उसमें से एक उसने उठा के वो ले आया। ठीक है, अब इसने छोटी सी बात लिख दी, लेकिन इसके बारे में एक हदीस भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसी शख्स को, अमर बिन लुहाई को, ये बनु कुरैजा का था, कि इसको मैंने दोजख में देखा कि ये अपनी आंतें जहन्नम में घसीट रहा है। और ये वो नमाज थी जब नमाज कसूफ के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोजख दिखाई गई थी। तो वो जब उन्होंने उस शख्स को देखा तो और वो एक कदम पीछे भी हटे, तो
अब यहाँ पे ये चीज इंटरेस्ट करती है, क्योंकि वो इस वजह से जहन्नुम में, क्योंकि उसने बुत परस्ती को फरोग दिया, वो बुत परस्ती को स्टार्ट करने वाला पहला शख्स था। लेकिन यहाँ पे और ज्यादा डिटेल नहीं मिलती, तो उसके लिए अगर हम देखें फिर बड़ी रेफरेंस बुक है ये। मैं कह रहा हूँ ना, एक डेटाबेस नहीं, आपने डिफरेंट डेटाबेस देखनी। अब तारीख इब्न कसीर में जब आप देखेंगे, ठीक है, ये ये मैं सिर्फ बुक का आपको वो दिखा रहा हूँ, कवर दिखा रहा हूँ, उसके बाद ये फिर जिल्दोम में जो अलबिदाया व निहाया में खुजा, आमर आमर बिन लुहई और दूसरे अरबों में असनाम परस्ती का जिक्र, फिर उन्होंने फिर ये डिटेल में लिखा है, ठीक है। फिर उसकी डिटेल आपको यहां से मिलेगी, ठीक है। उन्होंने भी यहाँ पे ये हाशिए लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल वहां से मिलेगी। तो कहने का मकसद ये कि आपने डिफरेंट डेटा बेसिस चेक करने होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और बात आती है, और वो बात ये है कि जब मशहूर हुई चीजें, बहुत सारी ऐसी मशहूर हदीसें होती है जो हम फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि हमने सुनी होती है बचपन से। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये एक बुक है, तकरीबन कुछ 6-7 जिल्दों पे है, कि जिसमें वो रिवायात जो कि मनगढ़ंत हैं या सही नहीं है, उनका जायजा लिया, और इस बंदे ने तहकीक कैसे की है, मैं सिर्फ वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक रिवायत है, इल्म हासिल करो अगरचे चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े, या फिर इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक, ठीक है। वो अंग्रेजी में भी कहते हैं सीक नॉलेज फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। अब ये उनके बुक का वो लिखा हुआ है कि दोनों रिवायतें बातिल और मनगढ़ंत है, ठीक है। अनस बिन मालिक से और अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उनके ऊपर ये उनसे ये वो किए दो सनदों के साथ। किसकी तरफ से? अबू आतिका की तरफ से। अबू आतिका जो है, इन्होंने ये रिवायत वो की है। तो अब इन्होंने तहकीक क्या की, ठीक है। बेसिकली क्या था कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो नकल करते हैं कि ये है, और फिर उन्होंने कहा है कि कौन कौन सी किताबों में है, ठीक है। अब इन्होंने रेफरेंसिंग की हुई है, ये सारी किताबें लिखी हुई हैं, फिर नीचे बिब्लियोग्राफी बनाई हुई है पूरी रेफरेंसिंग कि कौन सी जिल्द कब लिखी गई, ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये होती है एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। फिर इन तमाम कुतुब की सनदें में एक जो है अबू आतिका तौरीफ बिन सलमान जो है, इस पर आकर तमाम सनदें मुश्तरक हो जाती हैं। मतलब इन्होंने इन सारी बुक्स में ये रिवायतें पढ़ी, यही वाली रिवायत पढ़ी, और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ये एक रावी जो है ना, ये कॉमन है तमाम में, ठीक है। फिर उन्होंने उस रावी के बारे में रिसर्च की, ठीक है, कि उसके बारे में बाकी लोग क्या कहते, पीयर रिव्यू क्या कहता है, पीयर रिव्यू इस रावी के बारे में क्या कहता है कि अबू आतिका शदीद मुनकरुल हदीस है, ठीक है। ये हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ऐसी रवायतें नकल करता है जो उनकी अहादीस के मुशाबे नहीं होती, और बाज़ दफ़ा इनसे ऐसी रवायत बयान करता है जो उनकी रिवायत करदा अहादीस में से नहीं होती, ठीक है। ये हाफिज इब्न हब्बान ने लिखा इनके बारे में। फिर हाफिज अबू बशर जो है, इन्होंने फिर लिखा, ठीक है। फिर ये इन्होंने कहा कि ये सारे जैसे दार कुतनी, इमाम अकीली, हाफिज ज़हबी, इन सब ने इसके बारे में लिखा कि यानी इस शख्स के ज़ौफ पे अजमा है। मतलब ये कि ये आप पढ़ लीजिएगा कि इसका बेसिकली जो दिमागी तवाज़ुन था, इसको निस्यान का मर्ज था, भूलता था, ये अपनी तरफ से चीजें जो है वो ऐड करता था। तो इस वजह से फिर इसको इन तमाम जितने भी हैं इन्होंने ज़ईफ कहा, कि ये इनका कौल नहीं लिया जाएगा। लेकिन हदीसें तो लिखी जा चुकी थी मुख्तलिफ किताबों में। यही वो इल्म था पीयर रिव्यू का और एकेडमिक रिसर्च का, जिसके बाद फिर हमारे पास सही बुखारी और सही मुस्लिम आई, जिसमें सही जो है वो अहादीस जमा हो गई, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको मैंने वो किया, हालांकि बहुत काफ़ी सारी रिवायात पे इन साहब ने तहकीक की है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है जी? इंपॉर्टेंस थॉरो एकेडमिक सर्चिंग, ठीक है, और कमिटमेंट टू ऑनगोइंग लर्निंग एंड अडेप्टिंग टू न्यू सर्च टूल्स। नए सर्च टूल्स को हमने अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है, और हमने थॉरो एकेडमिक सर्चिंग करनी है। हमने टोटल नहीं पूरा करना,
अगर टोटली पूरा करना है तो फिर ना करें, बजाय इसके कि आप गलत इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करें, तो आप जो है वो टोटल पूरा ना करें प्लीज। ये काम जो है ये खतरनाक है, दूसरों के लिए भी और आपके लिए भी, आपकी आखिरत के लिए भी, स्पेशली जिस फील्ड में, इस्लामिक फील्ड में। तो प्लीज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को तहकीक करें, अंडरस्टैंड करें, अपने टॉपिक को उसमें रिसर्च करें। अभी आपके पास इंशाल्लाह टाइम है, सितंबर का महीना, तो टास्क की प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी लॉक हो चुकी हैं, नई प्रेजेंटेशंस हम और नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास दिन लॉक है। लेकिन जब एक महीने बाद इंशाल्लाह अक्टूबर से टास्क 7 की प्रेजेंटेशन, तो आपका महीना है, आप टास्क 7 पढ़ें, देखें, और कि उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है कि जो आपको इंटरेस्ट करती है या जिसके बारे में आपको पहले से पता हो, ताकि आप उसके ऊपर रिसर्च करें। ब्रॉड टॉपिक मत लें, मतलब आप पूरे टास्क के ऊपर प्रेजेंट ना करें, आप बिल्कुल उसमें से स्पेसिफिक कोई पॉइंट लें, कोई ऐसी चीज लें कि जिसके ऊपर आप रिसर्च का, और इंशाल्लाह उसके ऊपर एक अलग से हम सेशन करेंगे जिससे जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से उसमें से टॉपिक्स लेने। तो ये आपने जो है ख्याल रखना है, ठीक है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा फॉर योर टाइम।